नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष आया हूँ घमंडी को लेकर। और आपको आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने घमंडी के गांव में जाकर हेल्थ कैंप लगाया। आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिस समय मैं एसडीएम चकिया था उस समय गवर्नमेंट की ओर से फैमिली प्लानिंग के कैंप पर बहुत जोर चल रहा था और अवार्ड मिलता था कि जो जितने ज़्यादा फैमिली केस करवाएगा, स्टरलाइजेशन कराएगा, उस एसडीएम को उतना पुरस्कार मिलेगा और प्रशंसा मिलेगी। तो मैंने कुछ गांव में जब ये पहाड़ों पे कैंप हुए तो मैंने देखा कि वास्तव में जिनकी नसबंदी हो रही है अधिकांश बहुत गरीब हैं और वो अधिकांश औरतें हैं। 90% औरतें आती थी जिनका कि लेप्रोस्कोपिक नसबंदी हुआ करती थी। मेल नहीं आते थे और वो गरीब औरतें होती थी। छोटी मोटी लालच में या मजबूरी में बच्चे ज़्यादा हो जाते थे, इलाज नहीं हो पाता था, इसलिए वो आती थी। मेरे मन में आया, मैंने डिस्कस किया डॉक्टर से कि इलाज भी ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम लोग जोर दे रहे हैं नसबंदी पे, उसी प्रकार से इलाज का भी महत्व है। मैंने अपने डीएम थे, मुझे याद आ रहा है उस समय शायद दिलीप कुमार थे डीएम, मैंने उनसे कहा सर कि ये फैमिली प्लानिंग कैंप तो होता है, इसमें सब डॉक्टर्स आते हैं और वो जल्दी जल्दी नसबंदी करके चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ पे इलाज की ज़रूरत है। मेरी बात से वो सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि अब पहला दिन जो नसबंदी 2 दिन की होगी, कैंप होंगे, और उसमें पहला दिन जो होगा शुरू का सुबह का, उस समय केवल हेल्थ चेकअप होगा और फिर नसबंदी बाद में होगी। उस दिन नहीं हो तो दूसरे दिन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये शुरुआत जो थी, जो फैमिली प्लानिंग कैंप में हेल्थ कैंप के रूप में कन्वर्जन की थी, मैं कोई आत्मश्लाघ में नहीं कह रहा हूँ, ये शुरुआत वहीं चकिया से हुई थी। और नाम लेता हूँ मैं, दिलीप कुमार साहब थे उस समय डीएम। उन्होंने ये कहा कि पूरे जनपद में इस प्रकार से किया जाए, फिर बाद में और जिलों ने भी इसको बनाया। तो मैंने घमंडी से कांटेक्ट करने के लिए कि उस व्यक्ति से मैं कैसे बात कर सकूं, कैसे मिल सकूं, मैंने जमसोद गांव, जो उसका ऑपरेशन का एरिया था, एकदम करनासा नदी के बगल में, कैमूर रेंज वहीं से शुरू होती थी, मैंने वहां पर जमसोद गांव में सिलेक्शन किया कि जमसोद गांव में हमारा अगला फैमिली कैंप होगा। अब वो वहाँ के लोकल डॉक्टर्स वगैरह थे ना, नौगढ़ के, चकिया के, छावगंज के, ये सब लोग, तो चूंकि मैं एसडीएम था, मैंने कह दिया तो बेचारे मान गए। लेकिन शाम को मेरे पास सीएमओ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा साहब वो डॉक्टर्स लोग बहुत डरे हुए हैं, जो आप गांव आपने सेलेक्ट किया है नौगढ़ के जंगलों में, वो तो साहब घमंडी का एरिया है, वो सब किडनैप कर लेगा, डॉक्टरों को, नर्सों को किडनैप कर लेगा, फिरौती मांगेगा, मार भी सकता है। तो वहाँ डॉक्टर्स वगैरह जाना नहीं चाहते हैं, डर रहे हैं सब। अब मुझे कन्विंस करना पड़ा उनको। फिर मैंने अपने डीएम साहब को फ़ोन किया कि सर ये बहुत ज़रूरी है, मैंने डेट दे दी है, वो बहुत ज़रूरत है गांव में, क्योंकि वो प्रधान ने मुझे बताया कि गांव में औरतें बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग वहाँ जाते नहीं हैं। और वो इतना रिमोट एरिया है कि नौगढ़ अस्पताल वहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर पहाड़ी एरिया है। बरसात में तो आ ही नहीं सकते हैं, और बिना बरसात के गर्मी में इतनी गर्मी होती है कि नहीं आ सकते हैं, वैसे भी नहीं आ सकते, तो कोई बेचारा इलाज के लिए जा ही नहीं पाता नौगढ़। तो उन्होंने, प्रधान की बातों से मैं कन्विंस था, तो मैंने कहा सर वहाँ पे ज़रूरी है, हेल्थ के लिए ज़रूरी है, हेल्थ चेकअप के लिए ज़रूरी है, नसबंदी भी होगी, सर इनको किसी प्रकार से कन्विंस करके डॉक्टर्स को भेजिए। फिर साहब वहाँ के कप्तान साहब का वही इशू आया। पुलिस वालों ने, वहाँ के सीओ ने और एसओ नौगढ़ ने रिपोर्ट कर दी, साहब बड़ा खतरा ले रहे हैं एसडीएम साहब, और पूरी यूनिट की और सरकारी के अफसरों की सब जान खतरे में। अब मुझे किस तरीके से पुलिस वालों को कन्विंस करना पड़ा, किस तरह हमारे डीएम साहब ने कन्विंस किया, एनीवे कैंप डिसाइड हुआ। मुझे याद है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई जिस दिन हम लोग को मूव करना था जमसोद। और बनारस लगभग 50-60 किलोमीटर दूर था, वहाँ से एम्बुलेंस में डॉक्टर्स वगैरह आते थे। कोई डॉक्टर गुप्ता थे उस समय, बड़े एक्सपर्ट थे लेप्रोस्कोपिक के, उनको मैंने बुलाया कि साहब उनको बुलाया जाए, वो अच्छे डॉक्टर हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग में तैयार होकर मैं अपनी गाड़ी लेकर, मैं वहाँ का वीडियो हम लोग जमसोद के लिए चल दिए। अब वो सब अनुभव मेरे ऐसे हैं कि मैं आपसे क्या बताऊँ। जो गांव बड़ा इंटीरियर था, पहाड़ी रास्ते थे, पता नहीं चलता था कि कौन सा कहाँ रास्ता जाएगा, कोई रास्ते थे ही नहीं, सब जंगल के रास्ते थे। जगह जगह पर पत्थरों पे सफ़ेद चूने से एरो बना हुआ था। एरो क्या है, सफ़ेद चूने लगे थे, एक पत्थर दिखता था सफ़ेद चूना लगा हुआ है, अगले पत्थर दिख जाता था कि एक सफ़ेद चूना, तो हमको उस डायरेक्शन में जाना होता था। हम लोग के रास्ता गाँव वालों ने बनाया गया। अब किसने बनाया मैं आपको बताऊंगा।
हमें याद है कि सुबह निकले थे अर्ली मॉर्निंग में और हम दोपहर में 2-3 बजे तक जाके पहुंच पाए थे जमसोत। और फिर हमारे जाते ही हमने वायरलेस मैसेज किया कि मैं पहुंच गया। डॉक्टर्स की टीम वगैरह भी और पुलिस वाले जो नए ऑफिसर्स थे, नए जवान थे, वो सब लोग मेरे साथ वहाँ पे पहुँचे। फिर बाद में और लोग आए, काफ़ी लोग आए। और उस दिन फिर हम लोगों ने हेल्थ चेकअप शुरू किया। फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी तो गायनेकोलॉजिस्ट भी 2 डॉक्टर्स आई थी और नर्सेज थी काफ़ी। और टेंट वगैरह उन लोगों ने, गांव वालों ने, अब वहाँ के जो भी लोगों ने इंतज़ाम करके टेंट बना रखे थे 4, जिसमें कि आराम से एम्बुलेंस से टेबल निकाल निकाल के लगाई गई और महिलाओं का चेकअप शुरू हुआ। तो वो चलता रहा। वो 8-9 बज गया रात में और लाइन लगी रही। फिर शाम को जब हम लोग खाना खाने बैठे तो जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे तो हम लोग को 2-4 दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि बहुत बुरी हालत है। एक तो एनीमिक थी, अधिकांश महिलाएं, बच्चियाँ एनीमिक थीं, पीरियड्स उनके रेगुलर नहीं थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स थे, बहुत सी मुझे शेयर नहीं करा होगा उन्होंने। तो ये हुआ कि साहब हम लोग यहाँ पे कैंप रखें और बढ़ाएंगे। मैं डीएम साहब को, वायरलेस पे हमारी बात होती थी, वायरलेस के माध्यम से, उन्होंने कहा रमेश तुम जितने दिन चाहो वहाँ रुको और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ये सो नाइस टू मी। मुझे याद है वो डीएम साहब मिस्टर दिलीप कुमार, वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं उनकी एक एक मुस्कुराहट मुझे ध्यान है किस प्रकार से मेरे कामों को प्रोत्साहित किया करते थे। खैर, हम लोगों ने रात में चेकअप खाना खा के फिर हम लोग, ये हुआ कि रात में नींद तो आएगी नहीं, कंटिन्यू करो। 11-12 बजे से फिर चेकअप शुरू किया। हम लोग बैठे हुए थे, रात में चाय पीते रहते थे, कभी कुछ भी दिखाते रहते थे और रात भर कैंप चला। सुबह 4-5 बजे फिर हम लोग ने कहा सुबह हो रही है, हम लोग नहा सोएं, थोड़ा नहा धो के फिर हम लोग 8-9 बजे तैयार होकर बैठ गए। दूसरे दिन लगभग शाम तक ये चलता रहा, ट्रीटमेंट। फिर जब ये हुआ कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं, आसपास के गाँवों से लोग आने लगे। और याद है मुझे कि 20-22 पेट्रोमैक्स चली रहती थी रात भर। इतना इंतजाम वहाँ गाँव के लोगों ने, आसपास के गाँवों के लोगों ने कर रखा था। दूसरा रात भी हम लोग को वहाँ पे रुकना पड़ा और उस दिन हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग के केसेस शुरू कर दिए थे काफ़ी। ये था कि तीसरे दिन हम लोग वहाँ से करके शाम को चले आएंगे। अब मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। और ये मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, एकदम सच घटना है। और पहली बार में लगभग 30-32 साल के बाद, 34-35 साल के बाद पहली बार मैं पब्लिकली कैमरे पे बोल रहा हूँ इस बात को। क्योंकि ये, अगर मैं नौकरी में रहता इस चीज़ को बोलता कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया वो किया, तो हो सकता है कि मेरे लिए कोई दिक्कत होती। लोग पूछते भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों रिस्क ले रहे हैं अपने पे और लोगों पे। एनीवे, मैं रात में जब खाना खाने बैठा, मेरे साथ सब और डॉक्टर्स भी बैठे, स्टाफ, तहसील, लेखपाल, सब लोग बैठे। बरामदा था, मिट्टी का कच्चा मकान था और भोजन हम लोग के लिए जो भी सब्जी उब्जी बन के आई, रोटी, पूड़ी, हाँ पूड़ी थी, खाई हम लोगों ने। और बाद में खीर आई, एक फूल का कटोरा, मुझे कटोरा ध्यान है, बड़ा चमक रहा था कि पेट्रोमेक्स दूर रखी हुई थी, हल्का सा अंधेरा था, उसकी हल्की सी लाइट से वो काफ़ी चमक रहा था कटोरा, जैसे चांदी टाइप से चमक रहा है। फूल का कटोरा था, उसमें खीर रखी हुई थी सफ़ेद। तो हमने कहा भाई प्रधान जी पेट भर गया आप क्या? ये बसा, अरे साहब ये तो खीर है, आपको चिरौंजी की खीर है, जंगल के साथ चिरौंजी है, ताज़ी चिरौंजी है, कच्ची, इसको खाइए आप लोग। मैंने वो खीर खाई। मैंने ज़िंदगी में इतनी मीठी, इतनी स्वादिष्ट खीर खाई नहीं होगी। वो नेचुरल स्वीटेन थी चिरौंजी से और कच्ची चिरौंजी थी। मैंने खा ली। उसके बाद मैंने प्रधान जी से कहा, प्रधान जी तो इतनी बढ़िया चीज़ आपने खिलाई, ये कहाँ से आई? तो मुस्कुरा के बोला, साहब उन्होंने भेजी थी। मैंने कहा उन्होंने? तो मुस्कुराया। अब देखिए यहाँ पे भी उसने कहा नेताजी ने भेजी थी। घमंडी खरवार को जो क्लोज सर्किल के लोग थे वो नेता बोलते थे, नेता ने भेजी। अब मैंने खा तो ली थी और लोग मेरे आसपास बैठे सब सुन रहे हैं कि साहब ये एक डकैत की जिसपे नाम है उसकी भेजी हुई खीर है, जिन साहब ने खा ली, हम लोगों ने खा ली। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा ठीक है, जो भी वो अच्छा आदमी है। हमने खाया। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने, अब मुझे उस सबके सामने बोल नहीं सकता था, ये मौका था, मैं इंटरेक्ट करना चाहता था, घमंडी से कैसे बात करूं। मैंने प्रधान जी से थोड़ा सा कहा ठीक है हम लोग खा लिए, अच्छे, हम लोग आराम करेंगे, फिर कैंप शुरू होगा सुबह। और मैं चला गया। मैंने कैंप, प्रधान जी को रात में अपने कैंप में बुलाया। एक टेंट था, उसमें मैं रुका हुआ था, एक पोर्शन में, एक में तहसीलदार हमारे रुके थे, नायब तहसीलदार थे। फिर मैंने अपने पास प्रधान जी ये कहाँ पे हैं आपके साड़ू जी?
बोले साहब ये करनासा नदी के उस पार हैं, डेरा लगा हुआ है और सब लोग वहीं पे हैं, वही आपके लिए उन्होंने खीर बनाई थी, खाना बनाया था, खीर आपके लिए भेजी थी सबको। तो मैंने कहा कि उनसे मेरी बात करा सकते हो? बोले साहब उनको बुलाना पड़ेगा। तो मैं बड़ा भावुक हो गया, मैंने कहा बुलाओ, क्या हुआ, मैं कुछ उनका हित थोड़ी ना करूँ, कैसा आपको मालूम है आप हित नहीं करेंगे। लेकिन नेताजी से हमने कहा कि साहब से चल के मिल लो। जब उन्होंने खीर आपके लिए भेजी तो हमने उनसे कहा कि चल के मिल लो साहब से। तो उन्होंने कहा कि नए अफसर हैं, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, हमसे मिलवाओ मत। ये मुझे जमशोद के प्रधान ने कहा, जो उनके सगे साड़ू थे घमंडी के, कि नया लड़का है, नई नौकरी है इसकी, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, मुझसे मिलवाओ मत। वो मिलना चाहता था व्यक्ति, लेकिन मुझसे इसलिए नहीं मिला कि मेरे ऊपर आरोप लगेगा कि तुम डकैत से मिल रहे हो। बताइए कि ऐसी बातें हृदय तक पहुंचेगी कि नहीं। मैं इतना द्रवित हुआ, मैंने कहा ये आदमी मेरे बारे में इतना सोच रहा है। अब मैं सच कहता हूं कि उस दिन से मैं उस व्यक्ति का मुरीद हो गया। मैंने इतना कन्वे किया कि उनसे कहना कि जो भी परेशानी हो जनता की, मैं उनको इस एरिया के, ट्राइबल्स एरिया के लोगों की जिम्मेदारी देता हूं कि उनकी कोई परेशानी हो मुझे वो बताया करें। मैं वहाँ से आ गया, बड़ा भावुकपन से आया, और मुझे याद है कि 5वें 6ठे दिन से मेरे पास चिट्ठियाँ आती थी उन्हीं के द्वारा लिखी हुई। उसमें वो गांव की समस्याएं, जंगलों की समस्याएं, जो माफिया थे जंगल में लकड़ी कटवाते थे, उनका विवरण, सब कुछ मुझको फीडबैक मिलता था। मैं किसी से नहीं बताता था, इसलिए कि लोग कहेंगे साहब पकड़वाओ उसको। जो आदमी मुझ पर विश्वास करके गांव की समस्याएं बता रहा है, उसको मैं कैसे एक्सपोज करूं? मैंने किसी को नहीं बताया। और वो चकिया का मेरा समय था कि फॉरेस्ट वाले जो काम नहीं कर पाते थे जंगल की लकड़ी रोकने का, मैंने किया था। रात रात में ट्रक के ट्रक लकड़ी पकड़वाई मैंने खुद। मुझे खबर आ जाती थी साहब यहाँ पे लकड़ी कट रही है, इतने ट्रक खड़े हुए हैं और ये लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, अब चाहिए। मैं भेजता था लोगों को, और कभी कभी मैं खुद जाता था, पुलिस जाती थी, फॉरेस्ट वाले जाते थे, लकड़ी पकड़ी जाती थी। ये बात मैं आपसे शेयर क्यों कर रहा हूँ? मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। मानव मानव होता है, जिसने मानव योनि में जन्म लिया है, जन्म से बुरा नहीं होता है, परिस्थितियाँ उसको बुरा बनाती हैं। ये सारे डकैतों के साथ हुआ है। मैंने सब इतिहास पढ़ा डकैतों का। बस आवेश में किसी को मार दिया, किसी को गोली लग गई, और फिर पुलिस उसके पीछे पड़ गई, केस चल गया, वो आदमी डकैत हो जाता है। अब ये डकैतों का ज़माना तो ऐसा नहीं है कि लोग जंगलों में डकैत घूम के डकैती डालते हों, लेकिन आज भी जो रॉबर्स हैं, डकैत हैं, इनकी हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये जानता हूं कि मेरी बात से सब लोग सहमत नहीं होंगे, विशेष रूप से जो पुलिस में हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो चैलेंज होता है कि जो क्राइम हुआ तुरंत कंट्रोल करो, पकड़ो, बेचारों को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, उनके पास समय नहीं है। लेकिन हम भारतीयों का, चाहे हम एनजीओ चला रहे हों, चाहे हम सोशल काम कर रहे हों, चाहे हम नेता बनना चाहते हों, चाहे हम पॉलिटिक्स में हो, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है। यदि कोई पथ से भ्रष्ट हो गया है, गलत हो, चाहे चोरी कर रहा है, चाहे रॉबरी कर रहा है, चाहे नशे के कारण वो चोर हो गया, बदमाश हो गया, चाहे वो अपनी बुरी आदतों के कारण हो गया, उसकी मानवीय संवेदना को किस प्रकार से उभार के उसको मानव बनाया जाए, इस पर हम लोगों को काम करना है। और देश में जो हमारी ऊर्जा है नवयुवकों की, वो, मेरा ये सोचना है कि 10-20%, 30% नवयुवक वास्तव में ऐसे काम कर रहे हैं जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, जिनका फ़ायदा समाज को है। 60 से 70% युवक हमारे देश के भ्रमित हो रहे हैं। मैं गांव में रहा हूँ, मैं एसडीएम भी रहा हूँ, एडीएम भी रहा हूँ, डीएम भी रहा हूँ। मैं गांव में देखा है, अब देख रहा हूँ, स्थितियाँ अच्छी नहीं रह गई हैं। जो नवयुवक है उसके पास कोई काम नहीं है। गांव में खेल के मैदान होते थे, लोग खेलते थे, वो भी खत्म हो गए। नवयुवक मंगल दल गठित हुआ करते थे, वो भी खत्म हो गए। तो नवयुवकों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो जो मोबाइल में उटपटांग की चीज़ें दिखती हैं, उन्हीं के पीछे वो चले जाते हैं, बुराई में फंस जाते हैं। तो मैं जो इस एपिसोड के बारे में आपको बता रहा हूँ, मेरा खाली कहना ये है कि
कि समाज में बुरे लोग अगर हैं तो उनको अच्छा बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम लोग बना सकते हैं। मैंने अपना अनुभव किया कि जिस समय मैं लगभग 1 सवा साल था डिस्ट्रिक्ट एसडीएम चकिया, मेरे समय घमंडी ने एक भी क्राइम नहीं किया, न किसी को मारा, न किसी को गोली मारी, न किसी को किडनैप किया। और फिर मैं आज यहीं पे एपिसोड समाप्त करता हूँ। आगे बताता हूँ कि मुझे 15-20 वर्षों के बाद घमंडी के बारे में जो खबर मिली वो कितनी संवेदनशील थी, मेरे कितना मुझे उसने रुलाया था, वो मैं आगे आपको आके बताऊंगा। यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ ये एपिसोड। अगले एपिसोड में मैं आपको पुनः एक अपनी नई अनुभव वाली कथा बताऊंगा जो हमारे नवयुवकों को प्रेरित करेगी, कुछ सीखने के लिए उन्हें मैटर देगी। जय हिंद।